हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें राज्यपाल के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने राज्यपाल के बारे में अनुच्छेदवार नियुक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन भत्ते, शपथ ग्रहण इत्यादि बताया था। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमें करना पड़ा है। आइए जानते हैं राज्यपाल के बारे में। भाग 2, इसको मैंने भाग 2 नाम दिया है। भाग 2। इस भाग 2 में केवल राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यपाल पावर एंड फंक्शन, राज्यपाल के कार्य क्या है। जैसे कि राज्यपाल की जो स्थिति है वह बहुत कुछ हद तक राष्ट्रपति के समान है। राष्ट्रपति को कूटनीतिक पावर मिले हुए हैं, सैनिक पावर में सैन्य शक्तियां मिले हुए हैं और कुछ आपातकालीन शक्तियां मिले हैं। इनको छोड़कर जितने राष्ट्रपति के कार्य हैं उतने राज्यपाल के कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के पास भी कार्यपाल का संबंधी विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां इत्यादि शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसी तरह से राज्यपाल को भी प्राप्त होती हैं। जैसे राष्ट्रपति पूरे देश का प्रशासक होता है, पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, वैसे राज्यपाल भी राज्य का राज प्रमुख होता है। वह भी पूरे राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाए जाते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहला, कार्यपालिका संबंधी या कार्यकारी शक्तियां हम इसको कह सकते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी का मतलब यह होता है, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत यह लिखित है कि अनुच्छेद 153 और 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जो मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इस अपने शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। तो कार्यपालिका शक्तियां के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? जैसे पहली शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है 164 के अंतर्गत, 164(1), अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है, तो उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए वह आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो राज्यपाल तो यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कार्य करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का कार्य करता है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति यानी कि राज्य के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (PCS) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। इसके अलावा विभिन्न आयोग की नियुक्ति, कुलपति की नियुक्ति। विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
और राज्यपाल जो होता है कुलाधिपति होता है, सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। वह विभिन्न कुलपतियों का नियुक्त करता है, कुलपति को नियुक्त करता है विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में। और कुलपतियों का कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है। इसके अलावा तीसरा, इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 में यह कहा गया है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुमति संस्तुति कर सकता है। 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल ही सर्वेसर्वा हो जाता है, राज्य का राज्यपाल ही सर्वेसर्वा हो जाता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वह केंद्र का एक एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। और राज्य में जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं, सारी गतिविधियों की सूचना वह राष्ट्रपति को देता रहता है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के सभी विषयों पर, राज्य सूची में जितने विषय हैं सभी विषयों पर, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल का होता है। यानी कि राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए जितने भी समस्त विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। उस पर अधिकार, राज्य सूची पर अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का होता है, राज्य सरकार का होता है। इसके अलावा विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्यों की मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन सदस्यों की मनोनीत करता है। विधान परिषद में वह 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है। सूचना यानी कि जो विधायी कार्य किए जा रहे हैं या प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं, विधायी कार्यों प्रशासनिक कार्यों के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। सूचना मांगने का अधिकार है। तो ये जितने हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की श्रेणी में ये सब आता है। विधायी कार्य, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियों का मतलब क्या है? जैसा कि जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह से राज्य के विधानमंडल के भी, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि जिन राज्यों को बाइकैमरल स्टेट कहा जाता है, द्विसदनीय विधानमंडल है, वहां पर राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल दोनों विधानमंडल के अंग होते हैं। यानी कि विधानमंडल में जब कोई विधेयक पारित होता है तो अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होती है। राज्यपाल जब तक सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। तो इस तरह से राज्यपाल को भी विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे पहला, विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है। अनुच्छेद ये जो है वह अनुच्छेद 174 में दिया गया है। 174 में दिया गया है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है। दूसरा, अभिभाषण देना। राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है। किसमें देता है?
अनुच्छेद 175 के तहत यह वर्णित है, 175 के तहत यह वर्णित है कि राज्यपाल सदन का सत्र यानी कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने पर वह अपना अभिभाषण देगा, या पहला विधानसभा का जब गठन होता है तो जो प्रथम सत्र प्रारंभ होता है उसमें राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है, और इस अभिभाषण में सरकार के कार्यों का वर्णन होता है, यानी कि वो सरकार के कार्यों के बारे में बताता है। लंबित विधेयकों के संदर्भ में जो विधेयक लंबित हो जाते हैं, लंबित विधेयक के संबंध में वह संदेश भेजता है, सदन को संदेश भेजता है कि यह विधेयक लंबित है और इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरह से विधानसभा में जब प्रत्येक वर्ष में जब पहला सत्र प्रारंभ होता है तो पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल अभिभाषण देता है। इसी तरह से विधानसभा का प्रत्येक आम चुनाव जो होता है और आम चुनाव के पश्चात जो प्रथम सत्र आरंभ होता है तो प्रत्येक वर्ष तो उसमें वह राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है, अनुच्छेद 174 के तहत है। नेक्स्ट, वह विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है। विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देना, विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देना अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 में यह कहा गया है, यह राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। राज्य जब विधेयक सदन से पारित होता है, विधानसभा से पारित होता है, या विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषदें विधानसभा से और विधान परिषद से जब पारित होता है तो वो कहा जाता है राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल इस विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या रोक सकता है, परंतु धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल बाध्य है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से वह अनुच्छेद 200 के तहत वो विभिन्न कार्रवाई कर सकता है। विभिन्न कार्रवाई क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है, या रोक सकता है। अनुमति नहीं दे सकता है, रोक सकता है, या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वह आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वह विधेयकों पे अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यपाल को, क्योंकि वह विधायिका का एक अंग है, विधायी शक्तियों के पश्चात में आपको बताऊंगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी कब होता है? जैसे राष्ट्रपति के द्वारा भी अध्यादेश जारी किया जाता है, तो अध्यादेश जारी कब होता है? जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ नहीं होता है। संघ में अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का सत्र प्रारंभ में नहीं होता है और राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के दृष्टि में कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके लिए अध्यादेश आवश्यक है, यानी कि अध्यादेश आवश्यक है। तो इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कैबिनेट के परामर्श से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि इन अध्यादेशों का प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का होता है, क्योंकि संसद का सत्र नहीं चला है। जैसे कि तत्काल कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई और संसद का सत्र नहीं है, कानून कब बनता है? संसद के 2/3 बहुमत से ही बनता है कानून, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होता है। तो 6 महीने का जो अंतर होता है, इस दरमियान कोई नया कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। और यह अध्यादेश तब तक जारी रहता है जब तक कि संसद का सत्र प्रारंभ नहीं हो जाए।
संसद का सत्र प्रारंभ नहीं हो जाए। जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर यदि संसद इस पर अनुमति दे देती है, इस पर पारित कर देती है, तो यह अध्यादेश कानून बन जाता है। यदि अनुमति नहीं देती है संसद तो यह अध्यादेश रद्द होता है। बिल्कुल इसी तरह से राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल भी देखता है कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और कोई किसी नए कानून की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश लागू कर देता है, नया कानून लागू कर देता है। यानी कि अध्यादेश का मतलब होता है कानून ही, अध्यादेश एक तरह से कानून ही है जो कि संसद के द्वारा पारित नहीं होता। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत चूंकि जितने भी वार्षिक आय व्यय विवरण होते हैं वह विधानमंडल के समक्ष रखवाना किसका कार्य होता है? राज्यपाल का कार्य होता है। यानी कि अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष वित्तीय आय व्यय विवरण, जिसको हम कहते हैं बजट, जिसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष वित्तीय आय व्यय विवरण को रखवाता है। इसी तरह से वह धन विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है, धन विधेयकों पर अनुमति प्रदान करता है। धन विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। आकस्मिक निधि पर, आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, राज्यपाल का नियंत्रण होता है। इसी तरह से संचित निधि पर, संचित निधि पर भी राज्यपाल का नियंत्रण होता है। यानी कि संचित निधि से धन बिना राज्यपाल और आकस्मिक निधि के बिना राज्यपाल की अनुमति से व्यय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, इनके अध्यक्ष के द्वारा राज्यपाल को जो रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट को वह विधानसभा के समक्ष रखवाता है। यानी कि रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखवाता है, विधानसभा के समक्ष रखवाना। महालेखा परीक्षक, इसके अलावा महालेखा परीक्षक राज्यों के संबंध में जो रिपोर्ट देते हैं उस रिपोर्ट को भी विधानसभा के समक्ष रखवाता है, विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो ये वित्तीय शक्तियां हैं। पांचवा, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। यानी कि 161 के तहत अनुच्छेद 161 में कहा गया है, जहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी व्यक्ति के, यानी कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यों तक ही सीमित होती है, राज्य सूची के विषय पर सीमित होती है। संघ सूची के अंतर्गत उसको कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन जहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राज्य सूची के समस्त विषयों से संबंधित जितने भी अपराध किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है राज्यपाल, प्रविलंब कर सकता है, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 161 इसमें कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। लेकिन राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, नो पावर। किस पे नो पावर? संघ सूची पर या कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया हो, मृत्यु दंड को भी वह क्षमा नहीं कर सकता है। सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश को भी वह क्षमा नहीं कर सकता है। यह सब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 72 के तहत किसको है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है।
वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से सदस्यों के, विधानमंडल के सदस्यों के अनर्हता पर विनिश्चय करता है, अनर्हता पर विनिश्चय करता है। यानी कि जो निर्वाचन आयोग होता है वह राज्यपाल को परामर्श देता है किसी सदस्य की कौन सा सदस्य अयोग्य हो गया है, तो अनुच्छेद 192 के तहत, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भी राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। परामर्श किसके द्वारा, किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इसके अलावा जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोन्नति, नियुक्ति और प्रोन्नति दोनों की जाती है। नियुक्ति और प्रोन्नति, नियुक्ति और प्रोन्नति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। न्यायिक शक्तियों के बाद हम चलते हैं, कुछ विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। छठवां जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वह है वैवेकीय शक्तियां। वैवेकीय शक्तियां, वैवेकी शक्तियां। राज्यपाल को कुछ विवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं, यानी कि वह कुछ कार्य किसके द्वारा कर सकता है? अपने विवेक से करता है। हम कुछ अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को कुछ विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं, विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं, और इसमें कुछ संविधान में उपबंधित भी हैं, संविधान में उपबंधित भी हैं, संविधान में उपबंधित भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 200 के तहत, इसमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जो विधेयक विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं अनुमति के लिए, उन विधेयकों पर वह कई एक्शन ले सकता है, कई एक्शन ले सकता है। जैसे वह विधेयक को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये जो इतनी एक्टिविटी होती है, यह अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो इसमें वह अपने विवेक से ही प्रयोग करेगा। वह अगर संतुष्ट कर देगा, विधेयकों पे हस्ताक्षर कर देगा, तो विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक को वापस कर देगा तो फिर से चर्चा होगी, या फिर विधेयकों को रोक लेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो एक कुछ विवेकीय पावर उसको प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत यह राज्यपाल ही संतुष्टि करता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या न लगाया जाए। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की सिफारिश कौन करता है? संतुष्टि कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, 356 का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरह से अनुच्छेद 213 के तहत उसको कुछ विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 213 क्या है? अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश जो होती है, अध्यादेश जो लाया जाता है, तो राज्यपाल को यह पावर होता है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। जो अध्यादेश बनाया जाता है, अध्यादेश, तो राज्यपाल को यह पावर प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये संवैधानिक, कुछ संविधान में उपबंधित कर दी गई हैं। लेकिन दूसरा जो है, संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है, अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राज्यपाल इसमें अपना विवेक का प्रयोग करता है। किस समय विवेक का प्रयोग करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय राज्यपाल कैसे अपने विवेक का प्रयोग करता है? उस स्थिति में, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी विद्यमान हो जाती हैं, जैसे कि जब विधानमंडल में किसी भी दल का बहुमत न हो, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वह राज्य में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, और बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। यदि वह बहुमत नहीं साबित करता है
तो वह दूसरे दल को आमंत्रित करता है। तो वह किसी अल्प मत दल को भी, यानी कि जो पार्टी बहुमत में नहीं है, उस पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब दूसरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त कर सकता है कब? जब विधानसभा में राज्यपाल इस बात से अवगत होता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो गया है। बहुमत समाप्त हो गया है। तो विधानसभा में बहुमत न होने की स्थिति में वह मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। जब सरकार का बहुमत नहीं होता है तो सरकार मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन बुलाना, यह जो अधिवेशन होता है, हालांकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के परामर्श से अधिवेशन बुलाए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अधिवेशन आहूत कर सकता है, बुला सकता है। किसी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए या देश में या राज्य में जब विकट परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, विधानसभा की अधिवेशन की तत्काल आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल किसी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिवेशन आहूत कर सकता है। विधानसभा को वह भंग भी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध वह मुकदमा दायर कर सकता है। वह मुकदमा दायर करने की संस्तुति कर सकता है मुख्यमंत्री के विरुद्ध। यह मुख्यमंत्री और मंत्री वह मुकदमा दायर करने की संस्तुति कर सकता है यदि उसको यह लगता है कि मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वित्तीय अनियमितता में लिप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के विरुद्ध भी मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 163(2) के तहत अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उसकी विधि मान्यता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उसने यह कार्य स्वविवेकानुसार करना चाहिए था या नहीं। यानी कि 163(2) में यह वर्णित हो गया है कि राज्यपाल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि वह कोई कार्य स्वविवेक से किया था या नहीं, या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल देश का प्रशासक होता है। राज्यपाल क्या होता है? देश का प्रशासक होता है। परंतु अगर देखा जाए वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन, राज्यपाल का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है? हमने तो ये आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति, कार्य और शक्तियां वगैरह वगैरह सब बताया मैंने आपको। और राज्यपाल को पढ़ने से ऐसा स्पष्ट होता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। राज्यपाल ही वास्तविक प्रशासक होता है। परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल है। केंद्र में राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का मुखिया है। देश का शासक तो है लेकिन नाम मात्र का शासक है। इसी तरह से राज्यपाल भी राज्य में क्या है? वह भी नाम मात्र का शासक है, संवैधानिक प्रधान है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। या 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत उसमें एक पद और जोड़ दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि वह मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है। वास्तव में राज्यपाल अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करता है। तो इस तरह से राज्य के राज्यपाल
और हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटेन में सम्राट की होती है। ब्रिटेन में सम्राट क्या है होता है, वह भी नाम मात्र का शासक होता है। पूरे देश का प्रशासन उसी के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वह करता कुछ नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल भी होता है। राज्यपाल भी राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन सारे कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल क्या होता है, एक रबड़ का मुहर होता है। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने कहा था, सरोजिनी नायडू, राज्यपाल जो है एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह से है। राज्यपाल क्या है कि सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह से है। तो इस तरह से राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति कुछ और है, वास्तविक स्थिति कुछ और है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।